हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो है चैप्टर, जिसमें आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत के इतिहास को समझना। सबसे पहले तो हमारा भारत का इतिहास समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि भारत का इतिहास क्या है। ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में कई क्लास के बच्चों को इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इवन कि बीए वाले बच्चों के लिए भी जो है ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो हम साहित्यिक स्रोतों के रूप में जो है इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास के किस किस स्रोतों से जो है इतिहास के सही प्रमाण हमें मिलेगा, और भारत का इतिहास समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है कि जो है भारत का इतिहास क्या है, और ये सारी बातें जो है कई मान्य यूपीएससी एग्ज़ाम के जो बच्चे की तैयारी करने का सोच रखे हैं, अगर ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कहते हैं सबसे पहले हमारे समक्ष आता है धार्मिक साहित्य। कहते हैं भारत की अधिकतम प्राचीन रचनाएं धर्म से संबंध रही है और इन्हें वेद कहा गया है, और इसका जो है रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। वेदों की जो है चार है, आपको पता है वेद हमारे चार होते हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से जो है प्रार्थनाएं ही हैं। अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसमें प्रार्थना ही है, प्रेयर ही है। और अन्य तीन वेद में जो है समवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद में जो है प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, मंत्र और पुरानी कथाएं हैं। तो ये सारे वेदों में जो है हमें हर तरह के अनुष्ठान, मंत्र और पुराण कथाएं जो है बहुत मात्रा में उपलब्ध है। उपनिषदों को बात करें तो ये आत्मा परमात्मा के संबंधों को जो है दार्शनिक विवेचन करता है, यानी उपनिषद जो है आत्मा और परमात्मा के जो है विषय में बताता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, इसे हम वेदांत भी कहते हैं। यदि हम बात करें रामायण की और महाभारत की, तो कहते हैं हमारे सबसे बड़ा महाकाव्य ये दो ही है, रामायण और महाभारत। इन दो महाकाव्य का संकलन जो है अनुमानत ईस्वी सन 400 तक जाकर पूरा हुआ होगा। इसमें से महाभारत के रचनाकार जो है व्यास मुनि है माने जाते हैं, और व्यास मुनि ने ही इसको बनाया भी था, यानी उन्होंने रचना पूरा किया था। इसमें जो है देखा जाए तो 8800 श्लोक थे, और इसका नाम तो था जय गीत था, अथवा इसे विजय गान भी कहते थे। आगे चलकर इसकी विस्तार हुई और इसमें जो है 24,000 श्लोकों में हो गया। इसे जो है भारत कहा जाने लग गया, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वेद वंशों में एक जो है राज्य वंश के उत्तराधिकारियों की गाथाएं थी। और इसके और जो विस्तृत किया गया संस्करण तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक में बदल गया। देखिए, कहते हैं ये धीरे धीरे कितना बदल गया। पहले 8,800 श्लोक हुआ करती थी, फिर जाके जो है जब भारत इसका नाम पड़ा तो उस समय 24,000 श्लोक थी। लेकिन अगर देखा जाए अभी के समय में तो 1,00,000 से ऊपर श्लोक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें व्यास मुनि की, तो जो उस समय रचना उन्होंने किया था तो सिर्फ 8,800 श्लोकें ही थी, जिसे जय गीत या विजय गान के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज के समय महाभारत जो है 1,00,000 से अधिक श्लोकों के साथ जो है आज विद्यमान है। इसी प्रकार अगर हम मूल्यतः वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की बात करें, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना किया था उस समय जो श्लोकों की संख्या थी वो सिर्फ 6,000 श्लोक थी। लेकिन मगर आगे चल के जो है इसका विस्तार हुआ, और कहते हैं पहले 12,000 तक पहुंची, और आज जो है ये 24,000 श्लोकों में हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत धीरे धीरे बदलाव हुई है, और बहुत सी चीज़ों को जो है बदल के जो है एक नया रूप दिया गया है। तो इतिहास इस बात के लिए जो है साक्षी है कि ये समय समय पर जो है बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक में वेदों के वाले जो है काल जो है 600 ईस्वी के बाद हमें जो है अनुष्ठान संबंधी ढेर सारा जो है धार्मिक साहित्य मिलते हैं, जिसे हम सूत्र कहते हैं। सूत्र में जो है हमारे सभी तरह के धार्मिक साहित्य के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है उसमें बताई गई है। राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के जो है विद्वान जो है स्त्रोत्र सूत्र में मिलते हैं, जबकि जन्म, नामकरण और यशोवृत्ति, विवाह, अष्टमी आदि संस्कार जुड़े घरेलू अनुष्ठानों का विद्वान जो है ग्रह सूत्र से मिलते हैं। गृह सूत्र से ये सारी चीज़ों का जो है विस्तार पूर्वक हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। इस साहित्य का संकलन जो है लगभग 600 से लेकर 300 ईस्वी के बीच मानी जा रही है। अगर देखा जाए जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ के रूप में, तो इन धर्मों से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व और जो है घटनाओं का जो है विवरण देते हैं। आरंभिक
बौद्ध रचनाएं पाली में लिखी गई थी उन्हें जो है त्रिपिटक यानी 3 पिटारे कहा जाता था, जिसका जो नाम आपको पता ही होगा, सुत्त पिटक जो था, विनयम पिटक था, अभिधम पिटक था। ये तीनों जो नाम है त्रिपिटक के नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। सुत्त पिटक था, विनयम पिटक था और अभिधम पिटक था। धर्मों के इतर बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जातकों का रहा है, यानी जातकों का जो है बौद्ध धर्म में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें गौतम बुद्ध के पुण्य जन्मों की कहानियां हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध के जो है 5500 जन्म और भी हुए थे। और इसका जो है विस्तार पूर्वक जो है वर्णन है वो जातक में वर्णन है, यानी जातक में उनके पूरे जीवन में जितने भी उन्होंने जन्म लिया है 550 जो है उन्होंने जन्म लिया, उसकी सारी व्याख्या जो है विख्यात इसमें दी गई है। हर जन्म की कहानी एक जातक कहलाती है। ठीक है, ये कहानियाँ ईसा पूर्व 5वीं से 2री शताब्दी के बीच के काल के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश भी डालती है। जैन पाठकों की रचना जो है प्राकृतिक भाषा में हुई थी और आगे चलकर इसका संकलन ईस्वी की 36वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। यानी इसका जो है संकलन कहाँ हुआ था? वल्लभी नामक स्थान पे हुआ था। किसका? तो जो ये हमारा प्राकृतिक भाषा में हुई थी, किसका? जैन पाठकों का। तो यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब पढ़ोगे अच्छे से तब ना आपको समझ में आएगा क्या चीज़ कहाँ पूछी गई है। इन्हें अंक कहा जाता है और इसमें जैन की दार्शनिक अवधारणाएं भी मिलती है, यानी इन सबको क्या कहा गया है? अंक का जो है नाम दिया गया है। अगला जो बात हमारे समक्ष आया है धर्मोकेतर साहित्य। देखिए धार्मिकेतर साहित्य क्या है? कहते हैं इस कोटि के साहित्य का विषय धर्म नहीं होता है, यानी देखा जाए तो इस कोटि के साहित्य का जो है विषय धर्म नहीं होता है और इस वर्ग में जो है धर्मशास्त्र या संहिताएं आती है जो विभिन्न सामाजिक समुदाय के कर्तव्य का जो है विद्वान करती है। वह चोरी हो सकता है, हत्या हो सकता है, अभिचार आदि की जो अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया जाता है, यानी इसमें सभी बातों के लिए जो है दंड का प्रावधान किया गया है। और इसमें सबसे पहला ग्रंथ अगर देखा जाए तो मनुस्मृति थी। मनुस्मृति में जो थी सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी और यह वह पहला ग्रंथ था जिसका अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विविध साहित्य कोड का आधार बनाया था। यानी मनुस्मृति को ही अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद करके भारतीय साहित्य की कोड का आधार बनाया था। और कौटिल्य के तो आपको पता ही होगा, जो चाणक्य के नाम से भी जाने जाते थे। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र में मौर्य काल की भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। यानी कौटिल्य की जो है अर्थशास्त्र से जो है लोग आज हर तरह की जो है अपनी जो है बातों को रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है कौटिल्य ने बहुत ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो बताई थी अपना जो है अर्थशास्त्र में, जिसमें उन्होंने सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। इतिहास की पुण्य संरचनाओं के लिए कभी कभी व्याकरण ग्रंथ भी बड़े काम के साबित होते थे। ठीक है, व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो थे पाणि रचयिता अष्टधामी है, यानी पाणि रचयिता जो थे अष्टधामी है, जिसका रचना काल विद्वानों ने जो है 700 ईस्वी पूर्व के लगभग माना था। यानी जो व्याकरण पर आधारित थी, तो याद रखना व्याकरण पर आधारित कौन थी? पाणि रचयित अष्टधामी थी, जिसको जो है 700 ईस्वी पूर्व के लगभग माना गया। यदि बात हम करें कालिदास का, जो कालिदास जो थे गुप्त काल में हुए थे और इन्होंने जो है काफ़ी गुप्त काल में अपना विशेष योगदान दिया था। उन्होंने कविता और नाटकों की रचना किया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जो इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद ऋतुसंहार था, उसके बाद मेघदूत था। कहते हैं ये सारी तीनों रचना जो थी कालिदास का सबसे प्रिय रचना थी, जिसमें नाटक जो और कविताओं को जो है भरमार थी। महान रचनाओं होने के साथ ही ये हमें गुप्त काल के जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन की झलक भी दिखलाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी अगर चाहता जिस काल में थे उस काल में जो हमारी जो सामाजिक स्थिति थी, हमारी संस्कृति जीवन थी, तो उसका भी झलक हमें देखने को मिल जाता है। कश्मीर का इतिहास जानने के लिए हमारे पास जो है राजा तरंगणी नामक एक जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है कलहण ने किया था 12वीं शताब्दी में। यानी तरंगणी का जो रचयिता कौन थे? कलहण थे, जो कब किए थे? 12वीं शताब्दी में। और ये किस पे आधारित था? कश्मीर के इतिहास पे। तो ये सब जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से। इतिहास लेखन में सहायता के लिए जो है धर्मोत्तर ग्रंथों में
जीवनियाँ या रचित बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसकी रचना जो है दरबारी कवि अपने आश्रयदाता शासकों के गुणगान के लिए करते थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आया है कि ये तो बात आपको भी पता है कि जिसके आश्रय में जो कवि थे उन्होंने सिर्फ अपने आश्रयदाता के जो है गुणगान ही करते थे, कभी उनकी बुराइयों का जो है उजागर नहीं किया करते थे। इसलिए भी इतिहास थोड़ा समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। वो क्योंकि अपने आश्रयदाताओं की जो उपलब्धियां का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे, इसलिए उनका अध्ययन जरा सावधानी से करना चाहिए। और इस तरह की एक महत्वपूर्ण जो रचयिता जो है हर्षचरित्र है, जिसका रचना बाण्य भट्ट ने हर्षवर्धन की प्रशंसा में की थी। तो हर्षचरित्र जो था बाण्य भट्ट के द्वारा रचित की गई थी, जिसमें सारी बात जो था हर्षवर्धन के जीवन पे आधारित थी और उसी के गुणगान पे जो है बताई गई थी। तो ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत का सबसे प्रारंभिक साहित्य संगम साहित्य कहलाता था। यानी दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहाँ पर जो है आरंभिक साहित्य संगम साहित्य कहलाता था और इसकी रचना तमिल में हुई थी। और यह जो है धर्मोत्तर साहित्य की श्रेणी में ही आता है। और इसके रचयिता वे कवि थे जो ईसा की पहली 4 शताब्दियों के दौरान राजाओं और सामंतों के द्वारा प्रायोजित सम्मेलन संगम में एकत्र होते थे। इस साहित्य में विभिन्न नायकों की जो है प्रस्तुति में रचित छोटे और लंबी कविताएं भी मिलती है। शायद इन्हें राज दरबारों में सुनाने के लिए रचा जाता था। और इस साहित्य के अंतर्गत शिल्प दिकारक्रम और जो मेकली जैसे महाकाव्य भी आते हैं। अब देखिए शिल्प दिकारम और जो है मणिमेकली जैसे महाकाव्य जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 300 ईस्वी से लेकर जो इस सन 300 की अवधि में दक्षिण भारत समाज में अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए संगम साहित्य ही हमारा प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। यानी संगम संहिता ही जो है जिसके बारे में हम उस समय के जो है जान सकते हैं, जो दक्षिण भारत के बारे में बताते हैं। इस साहित्य में मिले वर्णनों की पुष्टि जो है प्राथमिक खोजों से और विदेशी यात्राओं के वृत्तांतों से होती है। यानी जो खोज किया गया उन्हीं वृत्तांतों को जो है हम साक्ष्य मान के इस प्रमाण को जो है प्रमाणित करते हैं और इसी को लेकर आधार भी बनाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना चाहिए इतिहास को समझने के लिए। इन सब तथ्य जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे।